नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित और खेतीबाड़ी से संबंधित तमाम वीडियो उपलब्ध रहती है। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे जानें कि किसी गाँव के आगे जैसे खुर्द लिखा रहता है, माफ़ी लिखा रहता है, बुजुर्ग लिखा रहता है, इस तरह से तमाम शब्द लिखे रहते हैं, तो आप उसका अर्थ क्या जानें कि क्यों लिखा रहता है। शायद आप जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर ये माफ़ी क्यों लिखा जाता है, खुर्द क्यों लिखा जाता है, कला क्यों लिखा जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहाँ से मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। तो इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। आइए चलते हैं सीधे उस पेज पर जहां से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आ जाएंगे, पहले ये जानें कि जो खुर्द और कला, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको जागीर के बारे में बताऊंगा कि ये जागीर क्यों लिखा जाता है किसी गांव के आगे। उसके बाद आपको मैं बुजुर्ग के बारे में बताऊंगा कि कुछ गांव के सामने बुजुर्ग लिखा रहता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा माफ़ी के बारे में कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसके आगे माफ़ी लिखा होता है और इसका क्या अर्थ है, क्यों लिखा होता है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ खुर्द और कला के बारे में। तो आइए जानते हैं खुर्द और कला क्यों लिखा जाता है किसी गांव के आगे। जैसे लिखा, खुर्द और कला फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में और भारतीय उपमहाद्वीप में कई संदर्भों में पाए जाते हैं। विशेषकर जगहों के नामों में खुर्द का मतलब छोटा होता है और कला का मतलब बड़ा होता है। एक नंबर में खुर्द व दो कला, इन नामों को मुगलीय जमाने से प्रयोग किया जा रहा है। इसको मैं और विस्तृत रूप से आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई ऐसे गांव, शहर और मोहल्ले हैं जो एक जगह शुरू हुए और फिर फैलकर उनके दो हिस्से हो गए, एक मुख्य या बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। ऐसे में बड़े हिस्से के नाम के पीछे कला और कहा जाने लगा और छोटे हिस्से के नाम के पीछे खुर्द। इसके इस क्षेत्र में हजारों उदाहरण हैं। जैसे आपके तहसील में भी होंगे, आपके गांव का भी नाम हो सकता है, जैसे दरवा कोई उमरी खुर्द हो गया। इस तरह से तमाम खुर्द हो सकते हैं। छोटी आबादी वाले कस्बों के पीछे खुर्द शब्द लगाया गया। फारसी के इस शब्द का अर्थ होता है छोटा। यह खुर्द संस्कृत के क्षुद्र का सजातीय शब्द है। लघु, छोटा या सूक्ष्मता का भाव है। देश भर में खुर्दधारी गांवों की संख्या हजारों में है। जैसे मैं आपको बता रहा था, उमरी खुर्द। इस तरह से आपको तमाम गांव, यहाँ मुड़डीहा, खुर्द, इस तरह के तमाम गांव आपको उदाहरण के तौर पर मिलने वाले। इसी तरह कई गांव के साथ कला शब्द जुड़ा मिलता है, जैसे कोसी कला, बामनिया कला। जिस तरह खुर्द शब्द छोटे या लघु का पर्याय बना, उसी तरह कला शब्द बड़े या विशाल का पर्याय बना। कला का प्रयोग लगभग उसी अर्थ में होता था जैसे भारत के लिए प्राचीन काल में बृहत् भारत शब्द का प्रयोग होता था, यानी बड़ा के लिए प्रयोग होता है कला। कला मूलतः फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है वरिष्ठ, बड़ा, दीर्घ या विशाल। वैसे इसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको बुजुर्ग के बारे में। जैसे बुजुर्ग शब्द क्यों लगाया जाता है। बुजुर्ग से आप जानते होंगे कि यानी जो बूढ़ा हो, जो बड़ा हो। तो मुस्लिम शासनकाल में बासाहटों के नामकरण की महिमा ही खत्म नहीं होती है। कई गांव के नामों के साथ बुजुर्ग शब्द लगा मिलता है, जैसे सोन पिपरी बुजुर्ग, साईं बुजुर्ग। जाहिर है हम नाम गांव से फर्क करने के लिए एक बासाहट के वरिष्ठ मानते हुए उसके आगे बुजुर्ग लगा दी गई और दूसरा हुआ सोन पिपरी खुर्द। ऐसे कई ग्रामीण बस्तियां हजारों की संख्या में हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं जागीर के बारे में कि जागीर शब्द का प्रयोग किसी गांव के आगे क्यों किया जाता है। इसी तरह किसी गांव के विशिष्ट दर्जों को देखते हुए उसके साथ जागीर शब्द लगा दिया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि सालाना राजस्व वसूली से उस गाँव का हिस्सा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा अथवा उसे आंशिक छूट मिलेगी। इस तरह से ये जागीर हो गया। मुगलों के दौर में प्रभावी व्यक्तियों को अथवा पुरस्कार स्वरूप सामान्य वर्ग के लोगों को भी
गांव जागीर में दिए जाते थे, मगर उसी नाम के अन्य गांव से फर्क करने के लिए नए बने जागीरदार उसके आगे जागीर जोड़ देते थे। जैसे हिनैतिया और हिनैतिया 2 गांव है, तो हिनैतिया के आगे एक के जाके जागीर लग गया, एक के आगे हिनैतिया रह गया। इसी तरह से मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि जागीर के बाद अब बुजुर्ग हो गया, जागीर हो गया, अब एक गांव बचता है हमारे पास माफी, जिसके आगे माफी लिखा होता है। कुछ ऐसे गांव होते हैं, जैसे मान लिया मैं संत कबीर नगर तहसील में हूँ, तो मेरा ही एक गाँव दरुआ जप्ती माफी है। जैसे तिनारी माफी हो गया, सहसराव माफी हो गया, तेनुआ माफी हो गया। इस तरह से ऐसे कुछ गांव होते हैं, इसमें भी नामों में फ़र्क करने के लिए ही माफ़ी लगाया गया, और उसके कारण और भी हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम शासनकाल या जमींदार प्रथा में गांव के नामकरण की महिमा यही ख़त्म नहीं होती है। कई गांव के नामों के साथ माफ़ी शब्द लगा मिलता है, जैसे दरुआ जप्ती माफ़ी, तिनारी माफ़ी, ऐसे करके सिसवा माफ़ी, तमाम गाँव ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि आखिर माफ़ी क्यों लगा, उसको आइए मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ कि ये क्यों प्रयोग किया गया माफी शब्द का। मुस्लिम शासनकाल या जमींदारी प्रथा में ग्रामों में कृषि कार्य करने वाले सभी किसानों से कर या मालगुजारी या राजस्व की वसूली की व्यवस्था थी, परंतु कभी कभी कुछ गांव ऐसे होते थे जहां के कृषक किसी कारणवश कर या मालगुजारी देने में असमर्थ होते थे। ऐसे गांव के तो उन गांव के किसानों को कर से मुक्त कर दिया जाता था, और पुनः उस गांव से कर न लिया जाए इसलिए उन गांव के साथ माफी शब्द जोड़ दिया जाता था, ताकि ये याद रहे कि इस गांव से जो है कर वसूल नहीं किया जाएगा। इस तरह से आपको मैं माफी शब्द के बारे में भी बताया। शायद आपको ये समझ में आ गया हो कि गांव के साथ इस तरह का प्रयोग क्यों किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके।